ओके, तो शुरू करें दोस्तों। आर यू गाइज एक्साइटेड? आर यू गाइज एक्साइटेड? पक्का? ओके, वेरी गुड। चलो तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज अकाउंट्स की जर्नी देखते हैं। अकाउंट्स कल एज अ सब्जेक्ट देखा था कि कैसे है, क्या होने वाला है। क्लास का पैटर्न समझा था, कैसे चलेगा अपना 4-5 महीने 6 महीने का कोर्स पूरा बोथ ग्रुप्स का। ओके, ये सब कुछ देखा था अपन ने। ओके, अभी आज थोड़ा अकाउंट्स के एंगल में बढ़ने वाले आगे। ओके, कल पेपर पैटर्न वगैरह भी देखा था, कैसे आने के चांसेस है, क्या एक्सपेक्टेशन है। मई का जैसे इजी एक्सपेक्टेशन है, वैसे नवंबर का बोलते नहीं आता। ठीक है, तो मई में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, इजी है। तो कुछ लोग तुम्हारे दोस्त वगैरह सोच रहे होंगे कि मई का अटेम्प्ट डिले करके नवंबर में दोनों ग्रुप्स दे देते, तो उनको सजेस्ट करना कि मई में दे ही दो भाई, है ना। कोई अगर होंगे तुम्हारे तो मई में देना, दे दो। ठीक है, एक ग्रुप हुआ होगा पढ़ाई तो एक ग्रुप दे दो, पर दे दो। ठीक है, यस। चलो फिर शुरू करते हैं, आज आगे बढ़ते हैं। क्या बोलते हो, रेडी हो? यस, गुड। तो यही तुम्हारी मुस्कान के साथ, खिले खिले चेहरों के साथ शुरू करते हैं। ओके, चलो तो देखो अभी आज क्या क्या देखते हैं अपन। सबसे पहले कल समझा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों जरूरी है, याद है ना। कौन था वो? तेरे साथ ही हुआ था, प्रॉफिट लॉस का खेल, है ना। तो उसके लिए एस जरूरी है, देखे थे। तो आज देखने वाले हैं कि कौन से एस है जो अपन पढ़ने वाले हैं, वो सब देखने वाले। वेट कैसा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो इंस्टीट्यूट ने ही दिया है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने वेटेज दिया हुआ है, वो भी देखने वाले। और उसके बाद देखते हैं थोड़ा आगे। मैं लिखवाऊंगा तुमको एएस के आंसर्स कैसे लिखते हैं, प्रेजेंट कैसे करते हैं, वो सब। ठीक है, ये पार्ट बेसिक्स है जो शुरू में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शुरू में ही तुमको आ गया है तो बाद में इसकी प्रैक्टिस होती रहेगी पूरे कोर्स के दौरान। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान देना इधर। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो अभी एएस के साथ अगर शुरू किया ना, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है अपने, टोटल कितने तुम्हें नंबर मालूम है वैसे? 27 है, करेक्ट। ये सुना होगा तुमने, 27 एस है। ठीक है, तो अभी एस कैसे है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये देखते हैं। इंस्टीट्यूट ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, बाइफर्केशन करके दिया है। तो देखो कुछ एस जो है ना, उनको उनको कैटेगरी वाइज बांटा है इंस्टीट्यूट ने। तो अभी कैसे कैटेगरीज किए उन्होंने, एक बार देखना। कुछ कुछ ये ऐसे है एस जो डिस्क्लोजर बेस्ड है। ओके, कुछ एस ऐसे है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो डिस्क्लोजर बेस्ड है। अभी डिस्क्लोजर बेस्ड मतलब क्या होता है मालूम है? डिस्क्लोजर, ओके, डिस्क्लोजर क्या होता है मालूम है? डिस्क्लोजर का, अच्छा नॉर्मल इंग्लिश का तो मीनिंग मालूम होगा डिस्क्लोजर का, या नहीं मालूम? सुना ही पहली बार है शब्द। हाँ, डिस्क्लोज, डिस्क्लोज तो सुना होगा, डिस्क्लोज सुना है। अच्छा, यस। तो डिस्क्लोजर क्या होता है दोस्तों? डिस्क्लोजर मतलब बता देना, इन्फॉर्म करना, इसको बोलते हैं डिस्क्लोजर। मतलब फॉर एग्जांपल, तुम्हें मैंने कुछ बोला कि तुमने अभी तक फाउंडेशन में कौन सा पेपर कैसे लिखा है, डिस्क्लोज कर दो, मेरे को डिस्क्लोजर दे दो। मतलब क्या, डिटेल में तुम बता दो। अभी डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझो। ओके, अभी कंपनी है, कंपनी चलाने वाले कोई और लोग है, कंपनी में इंटरेस्टेड कोई और लोग है, करेक्ट। फॉर एग्जांपल, मैं शेयर होल्डर हूँ किसी कंपनी का। ओके, मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, और वो कंपनी के अफेयर्स में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, लेकिन उसको चलाने वाले कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मालूम है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, डायरेक्टर्स का बोर्ड अपॉइंट किया जाता है जो कंपनी को चलाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर रिलायंस का शेयर खरीद लूँ, शेयर होल्डर हूँ, तो मैं कल जाके बैठ नहीं सकता उधर उनके ऑफिस में, मैं तो शेयर होल्डर हूँ। डिसीजन लेने दो मुझे, है ना। ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि डिसीजन लेने के लिए किसी को अपॉइंट किया जाता है, और वो किसी कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, करेक्ट। उनको अपॉइंट करते हैं डिसीजन लेने के लिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेते हैं डे टू डे अफेयर्स के। ओके, बहुत आवाज आ रहा है।
क्या हो गया? ओके तो यस, क्या बात कर रहा था मैं? डिस्क्लोजर के बारे में। ओके तो डिस्क्लोजर देखना क्यों जरूरी है? फॉर एग्जांपल अभी कोई कंपनी है जिसमें मैं शेयर होल्डर हूँ, मेरे को इंटरेस्ट है उस चीज कंपनी में क्या कर रही क्या नहीं। अभी रोज के रोज काम तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं, अभी वो उधर कुछ झोल वगैरह करे तो मेरे को मालूम भी नहीं चलेगा, है ना। इसीलिए जब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश होते, कंपनी जब क्वार्टरली रिपोर्ट्स देती है, तो ये जानना कितना इंपॉर्टेंट है कि कंपनी ने और भी कुछ यहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसी कोई दूसरी यूज की है क्या, या कंपनी ने किसी का इसको रिलेटेड पार्टी को कुछ बेचा है तो वो कम भाव में बेचा है क्या। मतलब ये सारी चीजें पता कब चलेगी? जब कंपनी बताएगी। कंपनी किधर बताएगी? हर एक शेयर होल्डर के घर जा जाके नहीं, फिर कैसे बताएगी कंपनी? शेयर होल्डर्स को बताने का मौका कब मिलता है कंपनी को? एक तो एजीएम में। तो अभी एजीएम में तुमको क्या लगता है, मतलब बाकी काम छोड़ के यही काम करते बैठे कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसे बनाया ये बनाया, उसमें दिन भर चला जाएगा। एजीएम कैसे होती है वैसे मालूम है तुमको? एक वेन्यू डे अपॉइंट किया जाता है, एजीएम होती है, मस्त उधर खाना पीना सब कुछ रहता है। तो तुम्हें अगर 5 स्टार होटल में कुछ एंजॉय करना हो, मस्त किसी कंपनी का शेयर खरीद लो और चले जाओ एजीएम में। ठीक है, ये ऑप्शन है तुम्हारे पास, बिल्कुल जा सकते हो तुम। हर एक शेयर होल्डर्स को इनविटेशन होती है। ठीक है, तो एजीएम में जाते आता है, लेकिन एजीएम में मेन काम बहुत होते हैं। डिविडेंड कितना डिक्लेयर करना चाहिए, ऑडिटर किसको अपॉइंट करे, डायरेक्टर को कितना रेम्यूनरेशन दे, फिर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशंस के बहुत सारे और चीज होती है जो मैम बताएगी तुमको। तो ये सब काम छोड़ के क्या डिस्क्लोजर देते बैठे कि उधर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि हमने साल भर में ये सब ट्रांजैक्शंस किए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस बेसिस पे बनाए हैं, ये बनाते वक्त ये सोचा था, ये एडजस्टमेंट किया ये सोच के, ये सब तो एजीएम में हो नहीं सकता। तो कंपनी किधर डिस्क्लोज कर सकती है? कंपनी डिस्क्लोज करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही, नोट्स में। मतलब जिस बेसिस पे जो चीज बनाई है, जो जैसा डिस्क्लोज किया है, उस वो वहां पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा जो तुमने सोचते बनाया है। मतलब बहुत जगह पे अकाउंट्स में क्या होता है, देखो अकाउंट्स रिजिड नहीं है ऐसे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है ना वो रिजिड नहीं है, वो बोलता है कि ऐसे ही करो, ऐसे नहीं है। मतलब बहुत जगह पे रूल्स रिजिड होते हैं ना कि ऐसे ही करो, है ना, पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वैसे नहीं अच्छे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अच्छे क्यों है मालूम है? वो ऑप्शन देते हैं बहुत जगह पे कि तुमको ऐसे नहीं हो रहा है, ठीक है ऐसे कर सकते हो, तुम्हें ये नहीं पसंद आ रहा ये कर सकते हो, तो वो ऑप्शन देते हैं बहुत जगह पे। अभी कंपनी ने कौन सा ऑप्शन चूज किया है वो शेयर होल्डर को समझना चाहिए, वो ऑप्शन चूज करने की वजह से क्या फर्क पड़ा है वो समझना चाहिए। तो ये सब कहाँ समझेगा? जब कंपनी डिस्क्लोज करेगी। अभी डिस्क्लोज किधर करेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ओके, तो ये डिस्क्लोजर कैसे देने हैं और कौन से डिस्क्लोजर्स देने, ये वाले वो एएस है, ये वाले आज आ जाओ, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, जिसको जब जाना है बाहर जा सकते हो, जिसको आना आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वॉशरूम के लिए ऐसे ही नहीं, जिसको जब पानी पीना है पी सकते हो, जिसको कुछ खाना है खा सकते हो। सिर्फ एक कंडीशन है, कुछ खाना हो तो पहले मुझे ऑफर करना पड़ेगा, फिर तुम खा सकते हो। ओके, तो ये कंडीशन फॉलो करो अच्छे से। यस, तो मैं डिस्क्लोजर की बात कर रहा था। तो डिस्क्लोजर में ये सब बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कुछ डिस्क्लोजर बेस्ड एएस है जो अपन देखने वाले, जो क्या क्या रिलेटेड बातें तुमको बतानी वो अपन इसमें देखेंगे। ओके, एक काम करो, नोटबुक्स लाए हो क्या? निकालो निकालो बाहर, मस्त नई नई नोटबुक्स दिख रही बहुत लोगों की। नाम में लिख दो अपना, सब्जेक्ट का नाम, ऊपर लिख दो श्री वी, जो भी लिखना है तुमको, जय, जो भी लिखना है आगे। ठीक है, चलो ऊपर हेडिंग दे देना, ऊपर हेडिंग दे देना, ये मेन हेडिंग दे देना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हेडिंग दे दो दोस्तों। उसमें फर्स्ट लिखना अभी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बेस्ड। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में फर्स्ट लिखो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बेस्ड। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बेस्ड।
एएस। अच्छा एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है उसका। एएस नंबर 1 है सबसे पहला, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खासकर छोटा सा एएस है ये। एएस नंबर 1 अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करने के लिए बताता है कि क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो तुम डिस्क्लोज करो। अच्छा अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है वो मालूम है? बोलो बोलो बोलो, जो मन में है बोलो, सही गलत का इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर देना इंपॉर्टेंट है। यस। अरे अरे बैठ बेटा आराम से यार। अच्छा कंपनी जो मेथड्स फॉलो करती है, बिल्कुल यस। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? कोई इंग्लिश डेफिनेशन ऐसे वैसे? नहीं? बोल शिवांशु। रूल्स के हिसाब से, यस। तो देखो अकाउंटिंग पॉलिसीज मतलब ये जो रूल्स है, ठीक है, जो इसने दिए अपने एएस ने दिए हुए पॉलिसीज। पॉलिसीज सेट ऑफ रूल्स है, प्रिंसिपल्स है जो एएस ने दिए हुए हैं, जो तुम्हें फॉलो करने का ऑप्शन होता है बहुत जगह पे। तो वो अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी चूज की है वो डिस्क्लोज करना होता है एएस 1 में। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये एएस 1, ठीक है, ये एएस 1 है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। दूसरा वाला जो डिस्क्लोजर बेस्ड एएस है ना, वो है एएस नंबर 3। एएस नंबर 3 लिखा नाम? नाम लिख दिया? नहीं, सुनना नाम क्या है। देखो एएस नंबर 3 क्या है, अभी फॉर एग्जांपल कंपनी ने ढेर सारा प्रॉफिट कमाया, ठीक है, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोल के देखता हूं तो मुझे 100 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है, और जब मैं कंपनी को बोलता हूँ वाह क्या बात है डिविडेंड बांटो अभी, कंपनी बोलती है यार बैंक में पैसा ही नहीं है। ऐसे हो सकता है क्या? इतना 100 करोड़ का प्रॉफिट और बैंक में पैसा नहीं, किधर गया फिर प्रॉफिट? यस बिल्कुल। देखो जरूरी नहीं कंपनी ने प्रॉफिट कमाया हो तो कैश भी हो, ठीक है, क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि कंपनी कैश कहीं इन्वेस्ट भी तो कर सकती है, फिक्स्ड एसेट में, कोई प्रोजेक्ट में, है ना, जो प्रॉफिट कमाया उसको इन्वेस्ट भी किया जा सकता है। तो देखो एज अ शेयर होल्डर कंपनी ये कैश कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं ये जानना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी देखो शेयर होल्डर हूँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो जाके दिखेंगे नहीं, और चलो मिल भी गए कभी से, तो कैश बुक अगर मैं खोल के देखूँ तो वो रोज के इतने 100 ट्रांजेक्शन बड़ी कंपनी के, मेरे को क्या ही समझ में आने वाला है उसमें से, है ना। साल भर की इतनी मोटी बुक कहाँ से देख के कहा क्या समझेगा कंपनी का कैश कहाँ से आ रहा है कहाँ पे जा रहा है। तो इसीलिए कंपनीज को कंपनीज एक्ट 2013 यही एक्ट ने बोल दिया कि तुमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब क्या, देखो उसके नाम में ही है कैश, और दूसरा वर्ड है फ्लो। फ्लो में क्या आता है, इनफ्लो और आउटफ्लो, ठीक है। इनफ्लो मतलब क्या, पैसा कहाँ से आ रहा है, आउटफ्लो मतलब पैसा कहाँ पे जा रहा है, ये शेयर होल्डर्स को बता दो। एक समराइज्ड कैश बुक जैसा है जिसमें क्या कर दिया, कुछ कैटेगरीज कर दिए, मतलब 3 कैटेगरीज कर दी गए कि ये कैटेगरी वाइज तुम बता दो कि कौन से टाइप के रिसीट्स है, कौन से टाइप के पेमेंट्स है, ठीक है, ताकि शेयर होल्डर को इजीली समझ में आ जाए कि तुमने कैश का जो आया है उसका सही इस्तेमाल किया या नहीं किया है, ठीक है। तो वो चीज रहेगी इसमें। एएस नंबर 3 प्रैक्टिकल है ये पूरा एएस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट है एएस नंबर 17। एएस नंबर 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग, अभी सेगमेंट क्या होता है मालूम है ना? बोलो बोलो। पार्ट, ओके, पार्ट तेरा भी वही बोलना है। करेक्ट करेक्ट। अभी देखो फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी के शेयर्स खरीदे, फिर से मैंने शेयर्स खरीदे किसके, आईटीसी के, ओके। तो अभी मैं आईटीसी के शेयर खरीदता हूँ। अभी आईटीसी कितने काम करती मालूम है तुमको? आईटीसी के होटल्स है, आईटीसी बुक्स बनाती है, ठीक है, तुम पलट के देखो शायद आईटीसी की निकल जाए किसी की बुक, ठीक है।
आईटीसी बुक बनाती है। फिर क्लासमेट आई थिंक आईटीसी का है ना, क्लासमेट, ठीक है, जिसकी क्लासमेट की होगी तुम्हें दिखेगा। फिर फिर किसी का तो, हाँ मैं वही सोच रहा था, याद आएगा। सिगरेट्स बनाती है आईटीसी। ओके, ब्रांड मालूम है? दूसरे ब्रांड। ठीक है, तो आईटीसी सिगरेट्स बनाती है, होटल्स है, और कुछ तो और भी मेन चीज है उसकी उनकी। एफएमसीजी, एफएमसीजी मतलब क्या बात है, मतलब उसमें क्या आता है? डेली लगने वाले गुड्स। ओके, फास्ट मूविंग मतलब क्या? बहुत फास्ट सेल होता है उनका, मतलब स्टॉक ज़्यादा टाइम तक रखना नहीं पड़ता है, इसीलिए उनको फास्ट मूविंग नाम दिया है। स्लो मूविंग जैसे फॉर एग्जांपल कोई बड़े एसेट्स होते हैं जिसको सेल करने को टाइम लग जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है, जो बड़े बड़े टीवीज वगैरह एक बार खरीदा तो 3-4 महीने तक कस्टमर ने आए, है ना। लेकिन ये सोप्स या शैम्पूज या जो रोज लगने वाले उसमें ऐसा नहीं होता है, ये फास्ट मूविंग गुड्स है, ठीक है। फास्ट मूविंग में जायंट एचयूएल है ना, आईटीसी बहुत अच्छा है। एफएमसीजी में मैरिको लिमिटेड, मैरिको का पता है इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कौन सा है? पैराशूट, जो तेल लगाते हैं अपन, मैरिको लिमिटेड बनाती है। 10,000 लाख करोड़ की कुछ कंपनी है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद फिगर्स, बहुत बड़ी कंपनी है वो भी। तो ये सब एफएमसीजी के कंपनीज है। अच्छा, तो अभी मैंने आईटीसी में इन्वेस्ट किया। देखो भाई, जब मैं आईटीसी में इन्वेस्ट करता हूँ तो अपने आप इन सारे बिजनेस का पार्ट बन गया, करेक्ट। पर देखो एज अ शेयर होल्डर मैंने अगर सोचा था उसका कि मैंने इन्वेस्ट करते वक्त ये सोच के किया था कि ये उसका एफएमसीजी सेगमेंट जो है ये ज़्यादा ग्रो करेगा तो उसकी वजह से मुझे फायदा होगा। तो एफएमसीजी सेगमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है मुझे वो भी जानना जरूरी है। सेगमेंट मतलब क्या? पार्ट्स। एक बिजनेस के कई सारे पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, और किसी का एक बिजनेस भी है तो भी उसके और भी पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे किसी का नॉर्थ में कुछ अलग चलता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ज्योग्राफी के बेसिस पे सेगमेंट्स, है ना। तो एज अ शेयर होल्डर मुझे ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे डिसीजन उस पर बेस्ड है। अगर उसका एफएमसीजी ने अच्छा नहीं किया तो मैं बेच दूंगा, शेयर्स नहीं रखने मेरे को, ठीक है। तो इसीलिए ये सेगमेंट रिपोर्टिंग भी एएस ने बोला है कि तुमको सेगमेंट वाइज रिपोर्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो आईटीसी का तुम अगर एनुअल रिपोर्ट खोल के देखोगे ना तो उसमें तुम्हें सेगमेंट रिपोर्ट भी मिलेगी। मतलब क्या? सेगमेंट वाइज, मतलब हर एक सेक्टर वाइज डिटेल्स दिए जाएंगे, हर एक ब्रांड वाइज, हर एक इसके वाइज डिटेल्स दिए जाएंगे, उसको बोलते हैं सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो वो कैसी करनी, क्या करनी, वो एएस बताएगा डिटेल में, तब पढ़ेंगे। तो ये था एएस नंबर 17। और इसके बाद है और एक इंपॉर्टेंट एएस, एएस नंबर 18। एएस नंबर 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। चलो अभी इसमें मेरे को ज्यादा आंसर्स एक्सपेक्टेड है। बोलो दोस्तों, क्या हो सकता है इसे इसमें? बोलो, तुम नए नए हो इसलिए शर्मा रहे हो क्या? बोलो, थोड़ा ऐसे बोलते जाओ, बहुत सारा बोलो, बोल। ओके। अच्छा, सुना? इसके साथ हो और कुछ बोलना है? नहीं, हमको उस पर भरोसा है। बोलो बोलो, किसी के मन में कुछ आ रहा हो, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स क्या है, क्यों जरूरी है, क्या लगता है क्यों जरूरी होगा? अच्छा, रिलेटेड पार्टी मतलब क्या? जिसके साथ ट्रांजैक्शन किया सब रिलेटेड पार्टी। मेन ट्रांजैक्शंस। अच्छा, मेन मतलब? बोल। ओके, यस रितेश। यस, डायरेक्टर्स का अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो बता दो। ओके, तनिषा लगा लेना वापस, उठा दूं? यस, तो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स क्या होता है? देखो, रिलेटेड पार्टी मतलब क्या? रिलेटेड पार्टी मतलब जो कंपनी के क्लोज लोग, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज का लेते, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओनर मोटा भाई, मोटा भाई की बीवी मोटी बहन, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल रिलायंस ने
मोटी बहन के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, और ये ट्रांजैक्शन हो सकता है अफेक्ट हो जाए, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके गुड बुक्स में आने के लिए कुछ इन्फ्लुएंस कर दे, सस्ते में बेच दे, है ना, मे भी हो सकता है, चांसेस है, क्योंकि कंपनी को अगर कुछ भी करना है उल्टा सीधा तो सबसे पहला वो किसके साथ करेगी, रिलेटेड पार्टी के साथ, अपनों के बारे में सोचेगी पहले, है ना, और कंपनी के रिलेटेड पार्टी, अभी कंपनी तो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू नहीं आती है, करेक्ट, कंपनी कैसे इस्टेब्लिश होती है, लॉ, कौन सा लॉ, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर होती है कंपनी, और तब जाके कंपनी फॉर्म होती है, तो उसके तो ऐसे कोई मम्मी पापा भाई बहन नहीं है, कंपनी के रिलेटेड पार्टीज कौन हो सकते हैं, वो देखेंगे इसे, ठीक है, इसे इसमें देखने वाले डिटेल में कि रिलेटेड पार्टीज कौन कौन हो सकते हैं कंपनीज। देखो इतना मतलब मैं तुम्हारा माइंड जो है ना ये क्यूरियस बना रहा हूँ थोड़ा कि इस एस में क्या हो सकता है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है अगर इस क्यूरियस माइंड से पढ़ोगे तो, ठीक है, अपने को सिर्फ ऐसे लर्न करने के लिए एग्जाम के लिए नहीं पढ़ेंगे, मतलब एक तुमको अंडरस्टैंडिंग भी अलग से आएगी, ठीक है, तो रिलेटेड पार्टी कौन कौन है कंपनी के, उनके साथ ट्रांजैक्शन हुआ है तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स को जानना जरूरी है, क्योंकि वो रोज आके बैठते नहीं ना ऑफिस में, तो उनको मालूम नहीं है ना, उस वजह से ज़्यादा करके एस बनाए, ठीक है, तो एस 18 उस लिए था, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। नेक्स्ट एस लिखेंगे दोस्तों, किसी को कुछ बीच में कोई भी डाउट होगा तो बिंदास पूछ लो, ठीक है। फिफ्थ, एस नंबर 20, एस नंबर 20, अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर, एस नंबर 20, अर्निंग्स पर शेयर, लिखा, ओके। देखो अभी मेरा तुमको एक सवाल है, पूछूं, ओके। कंपनी नंबर ए, कंपनी नंबर बी, इसने कमाए 100 करोड़ के प्रॉफिट, इसने कमाए 1000 करोड़ के प्रॉफिट, कौन सी कंपनी अच्छी, इतना क्यों सोच रहे हो, कौन सी कंपनी अच्छी, बी, है ना, ज्यादा प्रॉफिट्स उसने कमाए, लेकिन अगर मैं और एक डेटा दूं, सुनना अभी, ए के जो नंबर ऑफ शेयर्स है, ए कंपनी के पास जो नंबर ऑफ शेयर्स है ये सिर्फ 1 करोड़ शेयर्स है, इन्होंने जो इशू किए शेयर्स मतलब 1 करोड़ शेयर्स लोगों के पास है, और बी कंपनी जो है इसने जो नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए हैं वो है 500 करोड़ शेयर्स। अभी कुछ आंसर चेंज होगा तुम्हारा या नहीं, फिर भी होगा चेंज या नहीं होगा, होगा, क्यों होगा बोलो, जो बोल रहे होगा, और जो कोई नहीं होगा बोल रहे होगे तो क्यों नहीं होगा बोलो, यस, ओके, ओके, देखो सिंपल चीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अकेला धंधा करता हूँ और मैं अकेला 1 करोड़ कमाता हूँ, ठीक है, वो अच्छी बात है, पर अगर मैं 2 लोग धंधे करते हैं और 1 करोड़ का बिजनेस करते हैं, दोनों का सेम प्रॉफिट्स है, पर कौन सा अच्छा बोलोगे, जो अकेला बंदा 1 करोड़ कमाता है, क्योंकि पूरा उसको मिलता है, जबकि अगर 2 लोग मिलके 1 करोड़ कमाएंगे तो 50-50 आता है ना, तो इंडिविजुअल वो वाला अच्छा है, ठीक है, तो इसीलिए देखना शेयर होल्डर्स के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ठीक है कंपनी ने 1000 करोड़ कमाया बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे शेयर्स कितने वो तो बताओ, कितने लोगों में बंटने वाला वो तो बताओ, मतलब पर शेयर कितना कमाया वो तो बताओ, ठीक है, इसके लिए अर्निंग्स पर शेयर जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो इस कंपनी ने पर शेयर 100 रुपए कमाए, ठीक है, 100 करोड़ कमाए, 1 करोड़ शेयर है, पर शेयर 100 रुपए कमाए, मतलब एक शेयर किसी के पास होगा तो उसको 100 रुपए मिलेंगे, और इधर देखना सिर्फ 2 रुपए, मतलब किसी के पास एक शेयर होगा तो 2 ही रुपए मिलने वाले, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शेयर होल्डर्स के लिए समझना कि तुमने प्रॉफिट्स तो बहुत अच्छे कमाए यार, लेकिन हमको पर शेयर बताओ, कितने लोगों में बंटने वाला है वो बताओ, ठीक है, तो इसीलिए ये वाला एस उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एस नंबर 20, अर्निंग्स पर शेयर। नेक्स्ट डिस्क्लोजर बेस्ड में और 2 एस है, एस नंबर 24 और 7th एस नंबर 25। एस 24 है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, और एस नंबर 25 है इंटरिम
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। लिखा? ओके चलो, इसमें एस नंबर 24 डिसकंटिन्यूइंग। अच्छा, स्कूल में एक बेसिक इंग्लिश देखा होगा तो आईएनजी होता है पीछे, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं इसको, याद होगा तो। मतलब अभी की बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट मतलब अभी की बात चल रही है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। अच्छा, तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस क्या होगा, सोचना चाहोगे? सोचो। ओके तो क्या करे उसका, बताओ लोगों को। डिस्क्लोजर बेस्ड है। देखो ये डिसकंटिन्यूड नहीं है, ठीक है, NUED नहीं है, ये जो बंद कर दिए उनसे कोई लेना देना नहीं हमको। शेयर होल्डर्स को ये जानना इंपॉर्टेंट होगा कि कोई कंटिन्यू अभी जो बिजनेस चल रहा है या कोई ऑपरेशन चल रहा है बिजनेस का, मतलब फॉर एग्जांपल एक बिजनेस के 3-4 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर उसमें से बंद होने वाला है, ये शेयर होल्डर्स को मालूम नहीं होता है घर पे बैठे बैठे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मालूम है ऑफिस में बैठ के कि ये हम बंद करने वाले 1 साल में, ठीक है। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मालूम है ना, ये उनको बताओ, क्योंकि सामने वाला इन्वेस्ट कर रहा है प्रॉफिट्स देख के, और जो प्रोजेक्ट बंद होने वाला है तो उसका प्रॉफिट नहीं होने वाला है आगे, ये उनको दिखना चाहिए कि आगे जाके अगले साल से ये प्रॉफिट नहीं होगा या आगे जाके ये लॉस नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ उनको पता होनी चाहिए, तो ये चीज़ उनको डिस्क्लोज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एएस नंबर 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ठीक है। कोई ऑपरेशन अगर बंद होने वाले जो अभी चल रहे, तो नियर फ्यूचर मतलब 1 साल में अगर बंद होने वाले, तो वो शेयर होल्डर्स को बता दो, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मालूम होता है कि हम क्या बंद करने वाले ऑपरेशन, ठीक है, लेकिन शेयर होल्डर्स को नहीं मालूम रहेगा, तो उनको बताना जरूरी है, ठीक है। अगला है एएस नंबर 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सुना है ये वर्ड कभी, इंटरिम? किधर सुना है? इंटरिम डिविडेंड सुना होगा, और कई लोगों ने इंटरिम नहीं सुना होगा शायद। सुना है इंटरिम? अच्छा, इंटरिम मतलब क्या होता है, देखो, एक होता है एनुअल, एक होता है इंटरिम। एनुअल मतलब साल भर में एक बार, ठीक है, मतलब जो फाइनल डिविडेंड देते हैं वो एक बार देते हैं, और इंटरिम मतलब उसके बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा ओपन हाउस जो होता है या मेन एग्जाम जो होती है, तुम फॉर एग्जांपल 7th स्टैंडर्ड में हो, 7th स्टैंडर्ड की मेन एग्जाम एंड में होगी, लेकिन बीच में एक इंटरिम यूनिट टेस्ट होती है, मतलब क्या, 1 साल के बीच का, उसको बोलते हैं इंटरिम, ठीक है। तो अभी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब क्या, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देना लोगों को, उसको ही बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो इंटरिम मतलब जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देते हैं उसके बीच में भी कुछ कंपनीज रिपोर्ट्स देती है, जिसको क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोला जाता है। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये जो होती है कंपनी की, तो देखो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो तुम एएस के हिसाब से बनाओगे डिटेल में, लेकिन अगर इंटरिम बना रहे हो तो उसमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये वाला एएस बोलता है, ठीक है, कि साल के बीच में अगर कोई बना रहे हो तो क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, वो सब ये एएस बताएगा, एएस नंबर 25। चलो नेक्स्ट, सेकेंड हेडिंग देना। अभी ये सारे डिस्क्लोजर बेस्ड इतने ही है, ठीक है, ये डिस्क्लोजर बेस्ड थे, मतलब लोगों को बताने से रिलेटेड ज्यादा थे। अभी नेक्स्ट है एसेट बेस्ड एएस। एसेट बेस्ड एएस है एसेट बेस्ड एएस, इसमें पहला AS2, इसमें पहला AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। लिखा? यस, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, करेक्ट। तो अभी ये स्टॉक जो है इसको वैल्यू, अच्छा एक चीज तो तुमने सुनी होगी आई थिंक फाउंडेशन में, कॉस्ट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV विचर इज लोअर, सुना होगा, है ना, शब्द सुने से लग रहे हुए। तो ये शब्द कहां से आए मालूम है? एएस से आए, ठीक है।
शब्द बोल वो रहे थे लेकिन शब्द एस के थे, ठीक है, वो शब्द एस से उधर आए थे। तो जो तुमने कंसेप्ट पढ़े हैं ना फाउंडेशन में, उधर स्पेसिफिकली एस का नाम नहीं था, पर अभी मिलेगा अपने को। जो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनर्जी बोलता है, कौन बोलता है, किसने बोला फॉलो करो, एस ने बोला, इसीलिए फॉलो करते हैं अपन, नहीं तो कुछ मजा नहीं आ रहा था फॉलो करने को, मैं हायर भी कर सकता था, ठीक है, वो एस ने बोला हुआ है। तो ये वो एस में पढ़ेंगे अपन, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। सिर्फ उतना ही नहीं, कॉस्ट में क्या आता है, एनआरवी में क्या आता है, कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड करोगे, इन्वेंट्री में क्या क्या टाइप से, बहुत कुछ इसमें रहेगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग एस ये भी वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एस नंबर 2, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, ठीक है। नेक्स्ट एस नंबर 10, एस नंबर 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसको शॉर्ट में प्यार से पीपी बोला जाता है। लिखा, यस, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अभी इसमें क्या आता है मालूम है, प्रॉपर्टी मतलब कोई एसेट्स हो सकते हैं, प्लांट मतलब पौधा, फिर प्लांट एंड मशीनरी वाला प्लांट, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी वाला वो प्लांट हो सकता है, और इक्विपमेंट, देखो तीनों का मोर और लेस एक ही मीनिंग है, ठीक है, एक जनरल टर्म दिया गया है तीनों को, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मतलब पहले एस जो हुआ करता था ना, वो एस नंबर 6 था, फिक्स्ड एसेट। तो अभी क्या किया, उसमें बहुत सारे एसेट्स कवर नहीं हो रहे थे, कुछ कुछ प्लांट्स, मतलब एक्चुअल में पौधों को भी यहाँ पे इंक्लूड किया है कुछ कुछ, वो मैं बताऊंगा। तो इसलिए जनरल एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स यहाँ पे डाल दिया है, और उसमें फिक्स्ड एसेट के बारे में एस बना दिया। क्यों जरूरत पड़ी होगी फिक्स्ड एसेट का एस बनाने की, डेप्रिसिएशन का क्या, कौन सा मेथड यूज करना है, मतलब तुझे एस ने क्या लिस्ट दी होगी, ये एसेट होगा तो ये यूज करो, इतना साल पकड़ो, इतना रेट यूज करो, क्या लगता है। देखो एएस है ना, ऐसे लिस्ट नहीं देगा, ठीक है, कोई भी एएस में ऐसे पर्टिकुलरली नहीं बोलेगा कि ये चीज के लिए ऐसा करो, ये काम एएस का नहीं है, एएस का काम है रास्ता दिखाना, ठीक है, एएस बस रास्ता दिखाएगा, गाइडलाइन दिखाएगा कि ये रूल्स अप्लाई करो, तुम्हारे केस में क्या अप्लाई होता है, तो मेथड कौन सा कब लगाना है ये एएस बोलेगा। मतलब क्या, अगर तुम्हारे सिनेरियो में ऐसा है तो तुम ये लगाओ, मतलब जो तुम्हारा पैटर्न रिफ्लेक्ट करेगा वो मेथड्स लगाओ, ऐसे एएस बोलता है, ठीक है। तो अच्छा, डेप्रिसिएशन का मेथड, उसके लिए एएस है बिल्कुल। फिर एसेट के कॉस्ट में तुमने सुना होगा, तो इंस्टॉलेशन और वेजेस वो सब ऐड करते थे ना, किसने बोला था रे, एएस ने बोला था, इसीलिए कर रहे थे। अब तक 11 से अपन वो डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर पढ़ते आए, जिसमें अपन वेजेस या इंस्टॉलेशन ऐड करते हैं, लेकिन मालूम नहीं था क्यों कर रहे, है ना, क्यों कर रहे, एएस ने बोला है, ये सारी चीजें एएस ने बोली जो अब तक पढ़ रहे थे अपन, आउटस्टैंडिंग वेजेस वगैरह सब 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 एएस ने बोला, ठीक है। एएस पढ़ भी रहे अपन, सिर्फ इतना चेंज है, तुमको सब यहाँ पे दिखेगा, ओके। तो एएस ने ये सब चीजें बोली है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नाम का एएस है। कॉस्ट में क्या क्या आएगा, तुम फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर सकते हो क्या, वो सब चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है, ओके। तो एएस नंबर 10, नेक्स्ट लिखना अभी थर्ड, एएस नंबर 13, एएस नंबर 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स मतलब बोलो, इन्वेस्टमेंट मतलब स्टॉक्स, ओके। लैंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट, अभी तो पीपी बोला अपन ने, उसको कर सकते हैं बिल्कुल। देखो इन्वेस्टमेंट मतलब कंपनी के मेन बिजनेस के अलावा अगर किसी में पैसा लगाया है तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लगाया है, मतलब क्या, ताकि उसका कैपिटल अप्रिसिएशन हो, या ताकि उससे कुछ रिटर्न आए जो मैं कमा सकूं, तो वो इन्वेस्टमेंट कंपनी करती रहती है। तो ये इन्वेस्टमेंट को कैसे अकाउंटिंग करोगे, ठीक है, जैसे शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, इन्वेस्ट किए तुमने कहीं पे, है ना, या किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे,
तो ये सब चीज़ें, इसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे, ये वो एएस बताएगा। ठीक है, एएस नंबर 13 अपन यही शुरू करेंगे नेक्स्ट मतलब अभी कल ही ये शुरू करने वाले, क्योंकि बाकी एएस ऐसे है ना, उसमें तुम्हें क्वेश्चन बैंक भी लगेगी और वो अल्टीमेट के नोट्स भी लगेंगे, तो वो दोनों चीज़ें जब तक तुमको नहीं मिलती तब तक मुश्किल हो जाएगा। तो ये पोस्ट रिजल्ट ही करना पड़ेगा। पर एएस 13 ऐसा है जो बड़ा टॉपिक भी है और प्रैक्टिकल टॉपिक है, तो उसमें सिर्फ क्वेश्चन भी तुम्हें दे दिए, प्रोवाइड कर दिए, तो वो इजीली कर सकते हैं अपन। तो एएस 13 मोस्टली अपन पहले करेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग है वो भी। एएस नंबर 13 प्रैक्टिकल है ये भी पूरा। एएस नंबर 16 इसके बाद बोरोइंग कॉस्ट। एएस नंबर 16 बोरोइंग कॉस्ट। क्या हो सकता है ये? यस, अच्छा बोरो मतलब क्या, उधार पे लेना, लोन लेना। उसकी कॉस्ट क्या होती है? इंटरेस्ट भरना पड़ता है ना, फ्री में तो कोई लोन देगा नहीं, बराबर। तो बोरोइंग कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, तो भरो इंटरेस्ट। एस क्यों दिया उसके लिए? क्या क्या किस पे कितना इंटरेस्ट? मतलब अभी मेरे को देना है 10% पे, मेरे को देना है 12% पे, क्या फर्क पड़ता है? एस को क्या फर्क पड़ता है उससे? जितना भरा वो खर्चा है सीधा। क्यों बनाया होगा एस? मतलब रेट्स बोले होंगे उसमें, ऐसा नहीं। एस ये सब काम करता ही नहीं है। शेयर होल्डर्स को मालूम रहना, शेयर होल्डर्स को दिखता है वैसे पीएनएल में, वो इसमें होता है इंटरेस्ट, तो कितना इंटरेस्ट भरा वो तो मालूम है शेयर होल्डर्स को। तो लोगों के नाम देने उसमें। बोरोइंग्स, देखो बोरोइंग्स दिखती है बैलेंस शीट में, वो दिख जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए अलग से एस की जरूरत नहीं थी। इंटरेस्ट कितना भरा है वो भी पीएनएल में मिल जाएगा। पर इसमें क्या है ना, ये एएस करने पे समझेगा तुमको। अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, नहीं तो तुम्हें रात को नींद नहीं आएगी, तुम सोचते बैठोगे रात भर क्या होगा उस एएस में, क्या होगा उस एएस में, इसलिए बता देता हूँ अभी। तो इस एएस में ना ऐसा है कि बहुत बार क्या होता है, अपन कोई एसेट बनाने के लिए लोन लेते हैं। जैसे मुझे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग बनानी है, पैसा नहीं था, लोन लिया, तो अभी लोन पे जो इंटरेस्ट भर रहा हूँ, ये इंटरेस्ट का खर्चा बिल्डिंग के लिए लग रहा है, और बिल्डिंग के लिए जो खर्चा लगता है वो बिल्डिंग के कॉस्ट में जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग के लिए मटेरियल लगा, बिल्डिंग के लिए वेजेस लगे, बिल्डिंग के लिए जो भी लगा, ये सब किसके कॉस्ट में जाता है? बिल्डिंग के, करेक्ट। तो इसलिए ये बिल्डिंग के कॉस्ट में जाता है, तो इंटरेस्ट भी तो बिल्डिंग के लिए लग रहा है, लोन बिल्डिंग के लिए तो लिया था। तो ऐसे टाइप का इंटरेस्ट जो कोई एसेट के लिए लग रहा हो, जो एसेट को बनाने में लंबा टाइम लगता है, तो वो इंटरेस्ट उस एसेट में डाल दो। इसके लिए एएस है कि ऐसे एसेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ये एएस दिया है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा एएस नहीं, ये भी एएस नंबर 16। फिर नेक्स्ट एएस है दोस्तों एएस नंबर 19। एएस नंबर 19 लीजेस। एएस नंबर 19 लीजेस। लीज क्या होता है? लीज रेंट और लीज में क्या फर्क है? हाँ, देखो जनरली लीज लॉन्ग टर्म की होती है, जनरली अपने कॉमन पार्लेंस में इसको लीज को जनरली लॉन्ग टर्म का मानते हैं। ठीक है, तो अच्छा अभी एसेट्स देखो, कंपनी का खुद का पैसा नहीं है खुद का एसेट लेने का, तो वो लीज पे लेती है। तो अगर एसेट ऐसा लीज पे लिया है, तो लीज की अकाउंटिंग कैसे करोगे? क्योंकि मैंने अगर कोई एसेट 99 साल के लीज पे ले लिया है, तो एज गुड एज वो एसेट ही मेरी है ना। तो एसेट ही मेरी, तो एसेट दिखनी तो चाहिए बुक्स में, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे? ये सब ये एएस ने बताया, एएस नंबर 19 लीजेस। फिर नेक्स्ट एएस है दोस्तों एएस नंबर 26। ऊपर एएस 10 में था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एएस नंबर 26 में है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स, ये तो मालूम होगा सबको। इंटेंजिबल क्या होता है? इंटेंजिबल जो दिखता नहीं, जिसको हाथ नहीं लगा सकते, जिसको फील नहीं कर सकते। गुडविल बेस्ट एग्जांपल जिसको बोलते हैं।
पेटेंट, कॉपीराइट, ओके, ये सब इंटेंजिबल एसेट है, तो इनको आइडेंटिफाई करना, इसको कैसे अकाउंट फॉर करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई पेटेंट बनाया, अच्छा पेटेंट मतलब क्या होता है, मैंने कोई नई चीज़ इनोवेशन किया है, ठीक है, तो इनोवेशन किया तो मुझे डर है कि ये चोरी ना हो जाए। जैसे तुम शार्क टैंक देखते होगे तो उसमें काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है ये, इतने पेटेंटेड चीज़ है ये कंपनी का ये चीज़ पेटेंटेड है, ये सब। तो कोई नई चीज़ इनोवेट की है तो ये कॉपी ना हो जाए, उसके लिए कंपनी क्या करवाती है या इंडिविजुअल क्या कराएगा, मेरे नाम पे मैं रजिस्टर करवा लूँगा, ठीक है, एक एक्ट बनाया गया है उसके अंडर रजिस्टर कर लेते कि ये मेरे ही नाम का पेटेंट है। तो अगर कोई कॉपी करता है तो मैं ऑफिशियली केस कर सकता हूँ कि ये मेरी चीज़ कॉपी कर रहा है ना। और ये ऑटोमोबाइल वगैरह में भी होता है, कंपनी ने अगर कोई गाड़ी का नया कलर, मतलब एक नया कलर कंपनी ने इनोवेट किया है जो वो ना चाहे कि उसके कॉम्पिटिटर्स कॉपी कर ले, तो कलर भी पेटेंट कराती कंपनी कि ये कलर हमारे नाम पे पेटेंट है, ठीक है। वैसे भी होता है, बहुत चीज़ों में पेटेंट होता है, अलग अलग टाइप के पेटेंट्स होते हैं रजिस्टर्ड, ठीक है। अपने ये 3 इडियट्स का भी याद होगा तुमको, फुनसुक वांगडू, उसके नाम पे कुछ 400 पेटेंट्स थे ना, ऐसे कुछ स्टोरी में था, याद है? देखते नहीं हो क्या मूवीज? तो कितने बार तो देखी होगी 3 इडियट्स, 400 पेटेंट्स थे ना उसके नाम पे, तो वो सब होते हैं पेटेंट्स। अच्छा, तो अभी पेटेंट्स रजिस्टर होते हैं तो अपने पास डॉक्यूमेंट होता है लीगली कि ये मेरे नाम का पेटेंट है, तो वो तो दिख रहा है ना अभी डॉक्यूमेंट, फिर वो इंटेंजिबल क्यों है? देखो डॉक्यूमेंट्स बस लीगल एविडेंस दिखा रहा है, एसेट वो डॉक्यूमेंट नहीं है, एसेट जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, वो बस लीगल एविडेंस टाइटल दिखा रहा है, वो डॉक्यूमेंट कोई एसेट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर सुना है, टैली का सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल, ठीक है, अभी सॉफ्टवेयर पहले सीडी में आता था, ठीक है, तो क्या सीडी वो एसेट है क्या? नहीं, सीडी के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो एसेट है, वो दिख नहीं रहा है अपने को, भाई टैली थोड़ी दिख रही, सीडी देख के बता सकते हो कि हाँ इसमें टैली है, नहीं सीडी बस एक एविडेंस था, वो बस देख के अपन बता सकते कि हाँ ये फिजिकल एक एविडेंस है जिसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो एसेट है ना। तो ये ऐसी चीज़ है जो इंटेंजिबल एसेट है, तो उसमें क्या आता है, उसमें कैसे अकाउंटिंग करोगे, वो सब इंटेंजिबल एसेट में पढ़ने को मिलेगा। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है, हर एक एस इंटरेस्टिंग है, कुछ कुछ नया सीखने को, हर एक चीज़ नई सीखने को मिलेगी तुमको। एस नंबर 28 है, लास्ट एस है इस एसेट वाले इसमें, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, इम्पेयर वर्ड सुना है या इम्पेयरमेंट वर्ड सुना है कभी? नहीं सुना होगा शायद तुमने, है ना? सुना है क्या किसी ने? इम्पेयर हो जाना, इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट मतलब ये देखो, ये नया न्यू ऐड किया हुआ है इसे, वैसे पहले नहीं था, नई अकाउंट्स में था, नई एडवांस अकाउंट्स में था, पहले नया ऐड किया हुआ है इसे। अच्छा ये था, इधर ऊपर भी कोई नया ऐड किया हुआ है इस था, एस नंबर 25 नया ऐड किया हुआ है, बस बाकी तो सब पे थे पहले। यस, इम्पेयरमेंट मतलब वैल्यू गिर जाना, इम्पेयर होना मतलब गिरना, ठीक है, वैल्यू गिर जाना परमानेंटली, परमानेंटली वैल्यू गिर जाना उसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट। अभी इसमें होता क्या है देखना, फॉर एग्जांपल मैं कॉस्ट मॉडल फॉलो करता हूँ, ओके, तो कॉस्ट मॉडल फॉलो करने की वजह से एसेट क्या दिख रहा है कॉस्ट पे, ओके, और डेप्री चार्ज कर रहा हूँ मैं उसकी यूजफुल लाइफ के हिसाब से, तो कोई मेरी एसेट दिख रही है 90 रुपए पे, ठीक है, कोई 90 पे एसेट दिख रही है, लेकिन वो एसेट की वैल्यू गिर के हो गई है 60 रुपए, ठीक है, उसकी वैल्यू ही गिर गई है, मार्केट में उसकी कोई कीमत ही नहीं बची अभी, तो बुक्स में 90 दिखा के गलत नहीं कर रहे शेयर होल्डर के साथ, गिर गई ना वैल्यू परमानेंटली, तो बुक्स में भी गिरा दो वैल्यू, इसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट। ऐसे पता करना कि कौन से एसेट्स की वैल्यू गिरी परमानेंटली, उसको दिखाओ कितनी गिरी, कैसे गिरी, वो सब इम्पेयरमेंट में आएगा, ठीक है। जैसे अभी ये शेयर्स थे किंगफिशर या येस बैंक, तुमने सुना होगा, येस बैंक डूबा था रिसेंटली 2-3 साल पहले कोविड के टाइम में, है ना, तो 200 का शेयर हुआ करता था, सीधा जाके गिर के 20 पे 10 पे आ गया था ना, नहीं 4 कितने क्या मालूम, 10 के आसपास आ गया था मेरे हिसाब से, ठीक है, इतना नीचे तक आ गया था, अभी परमानेंट फॉल हो गया, अभी तक वो ऊपर बढ़ नहीं पाया, तो
अगर वो एसेट को मैं 200 पे देखा तो कितना गलत। किंगफिशर है ना, किंगफिशर भी ऐसे गिरा था जुप। तो शेयर होल्डर्स को अगर ऐसे कोई तुम्हारा एसेट हो, अच्छा ये शेयर्स था, ये अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट में कवर होता है, पर एक एग्जांपल देने के लिए मैंने बोला तुमको। तो ऐसे अगर एसेट की वैल्यू कम होती है तो वो तुम्हें दिखाना पड़ेगा कितनी कम हुई है, कैसे कम हुई है, वो सब। ठीक है, तो ये सब थे एसेट बेस्ड। इन सब में एसेट रिलेटेड चीजें थी दोस्तों, एसेट रिलेटेड ए से। अभी नेक्स्ट लाइबिलिटी बेस्ड ए से कुछ लाइबिलिटीज बेस्ड एस। ठीक है, लाइबिलिटी बेस्ड ए से कुछ। इसमें पहला एस नंबर 15, ये भी नया ऐड किया हुआ है ए से, एम्प्लॉय बेनिफिट्स। एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या आएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट्स में क्या लगता है? एम्प्लॉय मतलब अपने पास जो काम कर रहा है, और बेनिफिट, एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट मिलता है? बोनस, सैलरी भी तो बेनिफिट है उसके लिए, है ना। सैलरी और जो भी उसको मिलता है वो सब एम्प्लॉय के बेनिफिट्स है। ठीक है, तो अभी एम्प्लॉय बेनिफिट्स में क्या है, देखो ये नया ऐड किया हुआ है इसे, ये भी छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन एम्प्लॉय को जो छुट्टियाँ वगैरह मिलती है, पेड लीव्स, उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हो, वो सब यहाँ पे कवर होगा। जैसे पेड लीव्स देते हैं, मतलब एम्प्लॉय आ नहीं रहा है फिर भी उसको लीव मिल रही है ना। पर ये लीव्स अगर उसने कुछ नहीं ली इस साल तो अगले साल ले सकता है, तो अगले साल कम काम करके भी उतनी सैलरी ले जाएगा। तो अक्रूवल बेसिस बोलता है कि नहीं, जिस साल ज़्यादा काम किया उस साल उस हिसाब से सैलरी जानी चाहिए। तो वो सब इस एस में पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग है वो भी। एस नंबर 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। इसके बाद दूसरा जो है ए लाइबिलिटी बेस्ड, दो ही एस है, जो दूसरा है इसमें एस नंबर 29। तुमने एक चीज़ पढ़ी होगी, हर फाइनल अकाउंट्स के पे इसमें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट हुआ करता था, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये सब बनाते थे अपन। ठीक है, अभी ये क्यों बनाते थे मालूम है? वो प्रूडेंस कंसेप्ट सुना होगा तुमने, कि अकाउंट फॉर ऑल नोन लॉसेस, मतलब कुछ अगर तुम्हें मालूम है कि लॉस होने वाला है, नुकसान होने वाला है, तो उसको अकाउंट फॉर कर लो। ठीक है, तो उसको अकाउंट फॉर करने के लिए कुछ मुझे डाउट है कि ये पैसा नहीं देगा, तो मैं अभी प्रोविजन बना के रखता था। तो ये प्रोविजन कब बनाना चाहिए, कब नहीं बनाना चाहिए, वो सब ये एस बताएगा अपना। एस का नाम है प्रोविजंस कंटिजेंट लाइबिलिटीज, प्रोविजन कंटिजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट्स। प्रोविजंस, कंटिजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट्स, इस एस का नाम है। लिखा है? ओके, नेक्स्ट फोर्थ। ठीक है, 3 पार्ट लिखे अपन ने, डिस्क्लोजर बेस्ड, एसेट बेस्ड, लाइबिलिटी बेस्ड। अभी फोर्थ लिखना दोस्तों। फोर्थ जो है एस बेस्ड ऑन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आइटम्स बेस्ड ऑन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें पहला लिखना एस नंबर 4, एस नंबर 4 contingencies and events occurring after balance sheet date. Contingencies and events occurring after balance sheet date. लिखा है? ओके, देखो मेरे तुम्हारे लिए सिंपल क्वेश्चन। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स बेचे, ठीक है, मैंने किसी को गुड्स बेचे, और वो जब खरीदने आया ना तब मेरे को डाउट था कि ये बंदा पैसे नहीं देगा। ठीक है, उधारी पे बेचा था उसको, मेरे को डाउट आया था ये बंदा पैसे नहीं देगा, तो मैंने प्रोविजन बना के रखा था। ठीक है, मैंने 100 रुपए के गुड्स बेचे थे, मैंने 10 रुपए का प्रोविजन बना के रखा था कि ये उतने कम देगा मुझे लग रहा है। ठीक है, अभी क्या हुआ, 31 मार्च बीत गया। ठीक है, 31 मार्च चला गया, और
तुम्हें क्या लगता है कि 31 मार्च होते ही कंपनी रातों रात बैठ के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेती क्या उसी दिन? नहीं, टाइम लगता है। पूरा डेटा एक बार एक साथ इकट्ठा होगा, फिर उसको समराइज करेंगे, फिर उसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, एडजस्टमेंट चेक करेंगे, कुछ गलतियाँ हुई तो वो सब करेंगे, फिर उसके बाद वो बोर्ड के पास जाएगा, बोर्ड अप्रूव करेगा, फिर बोर्ड अप्रूव करने के बाद एजीएम में शेयर होल्डर्स के पास जाएगा, शेयर होल्डर अप्रूव करेगा। टाइम लगता है ये सब चीज़ों को, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च हुआ और ये बैलेंस शीट अप्रूव होने में लग गया 1 मई तक का टाइम, ठीक है। अभी ये बीच में मैंने जिसको गुड्स बेचे थे ना, वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, और अभी मैंने 10 का प्रोविजन बना के रखा था, करेक्ट। मैंने 10 का प्रोविजन बना के रखा था, और अभी वो इंसॉल्वेंट होने की वजह से सिर्फ 50 रुपए ही मिला, ठीक है, सिर्फ 50 ही मिला, मतलब 50 का नुकसान, करेक्ट। और बैलेंस शीट अब तक अप्रूव नहीं हुई है, तो क्या लगता है जाके चेंज कर दूं? प्रोविजन जो 10 का बनाया था उसको 50 कर दूं? प्रोविजन 10 का बनाया था पर नुकसान 50 का हुआ, जो समझ गया मुझे अप्रूव होने से पहले। तो क्या करूं, चेंज कर दूं क्या? क्या लगता है, बोलो ना। नहीं लगता है? हाँ लगता है। नो कमेंट्स। बैड डेट्स क्या? बैड डेट्स दिखा देंगे अभी इस साल या अगले साल? तो यही क्वेश्चन को जिसको सोचने को इतना टाइम लग रहा है, इसीलिए एएस आ गया क्लियर करने को इस पॉइंट पे कि इस केस में करेंगे क्या। कुछ चीज़ें होती है क्योंकि बैलेंस शीट अप्रूव होने को टाइम लगता है, तो कुछ चीज़ें होती है उस बीच में हो जाती है, तो वो बीच वाली चीज़ों को क्या करोगे फिर? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? फाइनल बैलेंस शीट में जाके चेंज करूँ या ना करूँ? तो ये सब वो एएस बताएगा, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे हाँ है, चेंज करते। वो क्यों करते वो एएस जब करेंगे तब तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ओके चलो, सेकेंड नंबर का एस, इसके बाद है एस नंबर 5। एस नंबर 5 जो इसके बाद है नेट प्रॉफिट और लॉस। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, ठीक है, इसका नाम बहुत बड़ा है। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स, प्रायर पीरियड आइटम्स and changes in accounting policy. Contingencies and events occurring after balance sheet date, फिर AS4 था, फिर अभी AS5, net profit or loss for the period, prior period items and changes in accounting policy. ठीक है, देखो अभी इस एस में क्या है, ये एस में प्रॉफिट के बारे में थोड़ा बोला गया है। मतलब प्रायर पीरियड आइटम्स मतलब क्या, ये साल पता चला पिछले साल की गलती, तो उसको कैसे अकाउंट फॉर करोगे? अभी पिछले साल गलती हो गई प्रायर पीरियड में, तो उसको कैसे अकाउंट फॉर करोगे? कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी है तो उसको कैसे चेंज कर सकते हो, क्या डिस्क्लोजर देना है, ये सब ये एएस में कवर्ड है, एएस नंबर 5। इसके अगला एएस है दोस्तों एएस नंबर 11, द effects of changes in foreign exchange rate. The effects of changes in foreign exchange rate. लिखा? देखो अभी होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई चीज इंपोर्ट करता हूँ, ओके, मेरे यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है उसको इंपोर्ट करने की जरूरत है, कोई रॉ मटेरियल, तो मैंने इंपोर्ट किया, तो मुझे सामने वाले को सप्लायर को $100 देने, ठीक है। अभी उसका जो बिल हो डॉलर में, मेरे जो बुक्स है वो रुपीज में, तो अभी मेरे बुक्स में जब मैं एंट्री पास करता हूँ परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो अमाउंट वाला मैं $100 नहीं लिख सकता, तो क्या करूँ? अभी कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे? हर दिन का अलग अलग रेट है, जिस दिन ट्रांजैक्शन किया उस दिन का रेट। तो अभी क्रेडिटर को उधार पे देना है पैसा, करेक्ट, तो अभी बैलेंस शीट डेट पे
दिख रहा है कि हाँ उसको $100 देने, लेकिन अभी बैलेंस शीट डेट पे अलग रेट है। ठीक है, देखो तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसके लिए ये तो एस बना है, ये सब पॉइंट क्लियर किए गए। तो इसीलिए इसको अकाउंट फॉर कैसे करोगे, ये एस बताता है, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि ये जो रेट्स के चेंजेस होते हैं इसको अकाउंट फॉर कैसे करोगे। ठीक है, ये एस अपने को बताएगा, एस नंबर 11। फिर इसके अगला इसमें लास्ट ये वाले, इसमें अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, यस। देखो ये जो एस है ना, ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस है। अब इसमें क्या है, अपन टैक्स भरते हैं, पर टैक्स का जो कंप्यूटेशन है, मतलब टैक्स वाले क्या करते हैं, तुम्हें क्या लगता है, अपन जो बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, वहां से प्रॉफिट उठा के उस पर टैक्स भर दो, ऐसा बोलते हैं क्या। उनका पूरा अलग है, टैक्स में पूरा प्रॉफिट अलग निकालने बोलते हैं। अच्छा, जो टैक्स वाला सब्जेक्ट है उसमें क्या लगता है, तुम टैक्स कैसे निकालना ये सीखते हो, नहीं। टैक्स निकालना तो एक लेक्चर का काम है, एक लेक्चर में तुम समझ जाओगे टैक्स कैसे निकालना है। फिर पूरे डीटी के 3 महीने में क्या होता है, इनकम कैसे निकालनी ये सिखाते हैं। ठीक है, इसीलिए वो इंटरेस्टिंग है। उसमें टैक्स के हिसाब से वो एक्सेप्ट नहीं करते अपने, तुमने अकाउंटिंग के हिसाब से कैसे किया, क्योंकि उनको मालूम है तुम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। तो वो टैक्स में बोलते हैं हमारे हिसाब से करो, हम जैसे बोलते हैं वैसे इनकम निकालो। हम बोलेंगे ये खर्चा अलाउड है तो इसको खर्चा लो, नहीं तो मत लो। तो वो टैक्स के हिसाब से टैक्स का अलग आता है, मतलब वो प्रॉफिट आता है उस पर टैक्स भरना पड़ता है। तो इसके वजह से यहाँ के प्रॉफिट पे जो टैक्स आता है वो अलग आता है, उधर के प्रॉफिट पे टैक्स अलग आता है, वो मिसमैच होता है। तो वो कैसे अकाउंट फॉर करे, ये एस बताएगा अपने को, एस नंबर 22। अभी कुछ ही एस बाकी दोस्तों, एस रेवेन्यू बेस्ड कुछ एस है। ठीक है, रेवेन्यू बेस्ड एस, रेवेन्यू बेस्ड एस में 2 एस है। एक तो एस नंबर 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, और दूसरा एस नंबर 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। लिखा है ये दोनों। ठीक है, देखो अभी कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऐसा है जो पूरा अलग ही चलता है, क्योंकि उसमें जनरली क्या होता है, खर्चा 2 सालों तक हो गया, जैसे बिल्डिंग बना रहा हूं मैं, 2 साल तक खर्चा ही किया, 2 सालों बाद रेवेन्यू होना शुरू हुआ बिल्डिंग बनाने के बाद। तो अभी 2 साल तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस ही दिखेगा, और फिर रेवेन्यू दिखेगा, कितना गलत हो रहा है। तो इसको कैसे अकाउंट फॉर करे कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, वो सीखेंगे। ये स्पेसिफिकली फॉर कंस्ट्रक्शन सेक्टर दिया हुआ है। फिर एस नंबर 9 है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, बाकी जनरल सारे इसके लिए, बाकी गुड्स का सेल, सर्विस का सेल, उसके लिए रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेरे पास बायर आया, ठीक है, बायर गुड्स देखता है, बोलता है ठीक है, मैं सोचता हूँ, घर जाता है, घर जाके आता है, ऑर्डर देता है, कंफर्म करता है, फिर मैं गुड्स बनाता हूँ, गुड्स बना के रखे, ठीक है, फिर गुड्स बना के साइड में रखे, उसको फ़ोन किया, भाई गुड्स बन गए, लेने को फिर वो लेने को आया 1 दिन बाद, फिर वो लेने को आने के बाद गुड्स लेके गया, फिर 2 दिन बाद पेमेंट किया। तो अभी इतने सारे दिनों में ट्रांजैक्शन हुआ है, तो एग्जैक्टली सेल किस दिन हुआ है वो जानना कितना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये अगर मार्च के पीरियड में हुआ तो सेल पहले साल में या दूसरे साल में उधर फर्क पड़ जाएगा डायरेक्ट, है ना। तो इसीलिए ये रेवेन्यू वाला एएस जो है, एएस नंबर 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा उस एंगल से। अदर एएस में लास्ट एएस है दोस्तों, एएस नंबर 12, एएस नंबर 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। गिनो कितने हुए, $23 हुए, और फिर बचे हुए कितने बचे, अभी 4 बचे। तो एक है एएस 14 अमालगमेशन जो प्रैक्टिकल टॉपिक है,
और 3 है कंसोलिडेशन रिलेटेड, एस नंबर 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 23 एसोसिएट वाला और 27 जॉइंट वेंचर। तो ये मोस्टली ये तो प्रैक्टिकल है पूरा, तो वहाँ पे कवर हो जाएगा। तो ये सारे एएस है दोस्तों जो अपन पढ़ने वाले हैं। एएस 12 गवर्नमेंट ग्रांट्स, मतलब गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट दिया है, जैसे सब्सिडी दी है, गवर्नमेंट ने कोई पैसे दिए, गवर्नमेंट ने इक्विटी दिया है, तो इन सब का अकाउंटिंग कैसे करोगे ये सब ये बताएगा। तो ये सारे एएस अपन पढ़ने वाले, ओके। तो ये सारे एएस के नाम है, ये तुम्हें रिवाइज करने को भी काम में आएंगे बाद में, ठीक है। और सेकेंडली कौन से एएस पढ़ने वाले ये शुरू में मालूम होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अपने सिलेबस में क्या है, इसको मैं बोलता हूँ गोल ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है। मतलब ऐसे ब्लैंक नहीं बैठने का, जैसे अपन मूवी सिनेमा में जाते हैं ना, आगे क्या होगा मालूम नहीं, देखते मस्त 3 घंटे एंजॉय, वैसे अपना इंटर में नहीं होना चाहिए। मतलब अपना गोल मालूम होना चाहिए कि मेरे को इतना सिलेबस है, अभी इतना हुआ है, अभी ये होने वाला है, ये टॉपिक में इतना पोर्शन है, मतलब ये सब चीज़ें मालूम रखो, ठीक है। तुम्हारा दिमाग उससे एक्टिव रहता है, मतलब ये सारी चीज़ें मालूम रहती तो, ठीक है। तुम खुद के गोल्स खुद बना पाते हो, फिर इतने कैपेबल बन जाते हो, ठीक है। तो नहीं तो फिर हर बार डिपेंडेंट रहना पड़ता है, तो वो चीज़ एक मतलब गोल ओरिएंटेड बोलता हूँ मैं इसको अप्रोच, वैसे रखना बहुत इंपॉर्टेंट, ओके। चलो, तो ये एएस थे। अच्छा, एएस का वेटेज कितना मालूम है? जो वेट है ना, जो इंस्टीट्यूट ने दिया है एएस को, अच्छा मतलब इसमें सारे 27 एएस है, ठीक है। 27 एएस पूरे के पूरे, एएस को दिया है 55 से 60% का वेट, ठीक है। इतना ज़्यादा वेट दिया है सारे एएस को, मतलब अभी 55-60% मतलब तुम पकड़ो कितना हो जाता है। मतलब अगर मैं विथ ऑप्शंस का पेपर कंसिडर करूँ तो लगभग 120 मार्क का पेपर आएगा, और मैं अपर साइड या 55% भी पकड़ूँ तो कितना हो गया 120 का, 60% तो 72 होता है, 55% कितना होगा? 55% कितना होगा बोलो? 66। 50% होता है 60, 60% होता है 72, उसके बीच का 66। तो ऑन एन एवरेज 66 मार्क्स विथ ऑप्शंस अगर मैं गिनूँ तो इससे आने की प्रोबेबिलिटी है जो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एग्जामिशन आ जाता है इतने में, ठीक है, बहुत ज़्यादा है 66 मार्क्स। मतलब अमालगमेशन एक प्रैक्टिकल टॉपिक हुआ, उसका लगभग 15 मार्क पकड़ो, कंसोलिडेशन हुआ उसका लगभग 10 से 15 मार्क, तो 30 मार्क तो इस दोनों में, मतलब 25 से 30 मार्क इधर कवर हो जाएंगे, फिर बचा हुआ 35 से 40 मार्क्स बाकी है इसमें आएगा, ठीक है। ऐसा वेट दिया इंस्टीट्यूट ने। इसके बाद ये फर्स्ट है, इसके बाद कुछ कंपनी अकाउंट्स रिलेटेड टॉपिक है, मतलब कौन से, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, ठीक है, ये टॉपिक है। एक काम करो लिख लो तुम भी नीचे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, फिर बायबैक, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इनको दिया है 30 से 35% तक का वेट। अभी 30 से 35% मतलब कितने मार्क्स हुए? अराउंड 35-40 मार्क्स के आसपास, ठीक है, 40 मार्क्स के आसपास लगभग रहेगा इसमें से, 35 से 40 मार्क्स इसमें से रहेगा। तो एएस, अच्छा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज क्या है मालूम है? तुमने 11th में सीखा था सोल प्रोपराइटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब इंडिविजुअल के। 12th में सीखा था पार्टनरशिप वाले, फाउंडेशन में भी वही था, सोल प्रोपराइटर, मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग, है ना। और सबका सीख के हो गया था, सिर्फ एक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखना बाकी था जो इंटर के लिए रखा था, कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हो। तो वो टी फॉर्म नहीं बनाते दोस्तों कंपनीज, कंपनीज का फॉर्मेट अलग है जो कंपनीज एक्ट ने दिया हुआ है। कंपनीज एक्ट ने बोला है कि ऐसे बनाओ, शेड्यूल 3 में दिया हुआ है उसके, तो शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट ने दिया हुआ है, वो अपन पढ़ने वाले। पोस्ट रिजल्ट जो पहला टॉपिक होता है वो यही इसमें से एक होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि जो बैलेंस शीट पैनल सीखेंगे ना वो हर चैप्टर में यूज होता है। अमालगमेशन में बनानी है वो बैलेंस शीट पैनल, कंसोलिडेशन में बनानी है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में बनानी है, बायबैक में बनानी,
हर जगह पे वही बैलेंस शीट पेनल यूज होगा, तो उसकी बहुत प्रैक्टिस होती है आगे भी, ठीक है। तो वो फॉर्मेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये इसको भी काफ़ी वेट दिया है इंस्टीट्यूट ने, बहुत ज़्यादा है। और लास्ट जो इसके अलावा जो बचता है वो बस थर्ड टॉपिक एक बचेगा, और वो बचता है ब्रांच अकाउंटिंग, ठीक है। थर्ड टॉपिक जो बचेगा वो है ब्रांच अकाउंटिंग, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ब्रांच अकाउंटिंग, ठीक है। बचा हुआ वेट इसको दिया है 5 से 10%, 5 से 10%, ठीक है। मतलब मैक्स इससे 10 मार्क के आसपास आएगा, मतलब एक क्वेश्चन इस पे आने के चांसेस। ब्रांच अकाउंटिंग ये पहले भी हुआ करता था अकाउंट्स के सिलेबस में, ये अभी भी है, तो एक क्वेश्चन आने के इसमें से चांसेस है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और बाकी सब पूरा वेट दिया है, मेजॉरिटी वेट एएस को, ठीक है। तो एएस कभी भी, अच्छा पहले होता था पुराने स्कीम में अकाउंट्स में से लोग छोड़ देते थे एएस, कुछ मतलब उनको लर्निंग या नहीं समझ में आता था, छोड़ देते थे, क्योंकि वो 20 मार्क के लिए आते थे पहले। पर अभी वैसा नहीं है, 60% पेपर वहाँ से आने वाला, ठीक है। तो एएस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए एएस बहुत अच्छे से करने बहुत ज़रूरी है। इसलिए पर्टिकुलरली मैंने एएस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, मैंने वैसे बनाया है अपने नोट्स, मैंने वैसे क्वेश्चन बैंक बनाई है, ताकि एएस का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो। बुक्स क्यों पैक कर रहे हो? जिसने पैक किए वो 1 घंटा और रुकेगा, उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस है। क्या हुआ? ठीक है, ओके। तो इतना तुम्हें बताना था आज, एक तो एस कौन से है, वेटेज क्या है, और लास्ट चीज जो तुम्हें बतानी है आज, जो लिखनी भी है तो फिर से निकाल लो दोस्तों बाहर बुक्स, ठीक है। तो लास्ट चीज जो तुम्हें बतानी है, एस के आंसर कैसे लिखने, ठीक है। ये पहले दिन बताना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेजेंट कैसे करना है वो आना चाहिए, है ना। देखो एक चीज होती है तुम्हें नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को बताना कैसे ना वो भी आना चाहिए, प्रेजेंटेशन आना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन नहीं जमा तो बहुत मुश्किल है। मतलब तुमने ये देखा भी होगा जनरली कि दो सेम शॉप से बाजू बाजू में, एक के बाद बहुत क्राउड है, एक खाली है ना। देखो क्वालिटी भले ही सेम हो, बहुत बार हो सकता है क्वालिटी सेम है, पर फिर भी प्रेजेंटेशन का फर्क। या अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, हम मैं जब मुंबई में था ना आर्टिकलशिप को, तो हमारे टीम की पार्टी थी एक, तो टीम की पार्टी थी इधर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बीकेसी, ठीक है, वन ऑफ द महंगास्ट एरिया ये मुंबई का। उधर सब कांच की बिल्डिंग दिखेगी तुमको, कमर्शियल स्पेसेस, पूरे कांच की बिल्डिंग्स, सब बैंक से उधर, यस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, अपने इंस्टीट्यूट का भी टावर है उधर, कांच का टावर है इंस्टीट्यूट का पूरा, ऐसे इंस्टीट्यूट का टावर है मस्त बड़ा सा। और इंस्टीट्यूट को बहुत गर्व है उस टावर पे, इसीलिए जब भी रैंक आता है तो इंस्टीट्यूट को टावर गिफ्ट करती है। तो मेरे पास 2 टावर पड़े, ठीक है, इंटर के और फाइनल के, मेरे पास 2 टावर्स है, कभी टाइम मिला तो मैं लेके आऊँगा तुमको बताने को। तो इंस्टीट्यूट को टावर्स देती है, जिसपे इंस्टीट्यूट को बहुत गर्व है। तो वो बीकेसी वाले एरिया में हम डिनर को गए थे, टीम का डिनर था, कुछ लोगों का प्रमोशन हुआ था तो वो पार्टी देने लेके गए थे। तो हम गए थे 12 लोग, ओके। अभी 12 लोगों का बिल कितना आया होगा, गेस करो। 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 35,000, ठीक है। 35,000 बिल था 11 लोगों का, 3,000 पर हेड लगभग, वो एक वहाँ पे मेन्यू था, 3,000 पर पर्सन के हिसाब से कुछ था, वो था। अच्छा अलग क्या था उधर, अलग ऐसे बहुत कुछ नहीं था, पर प्रेजेंटेशन यार, मतलब ऐसा प्रेजेंटेशन देखा ही नहीं होगा तुमने कहीं पे, ऐसा प्रेजेंट, मतलब वो मास्टर शेफ के वहाँ पे शेफ्स वगैरह थे कुछ, और प्रेजेंटेशन ऐसा था ना, मतलब कुछ तो वो अभी मेरे को याद नहीं क्या मंगवाया था, ऐसे बॉल्स टाइप कुछ था, तो उसने मतलब वो प्रेजेंट कैसे सर्व कैसे किया था मालूम है, ऐसे कोई ऐसे ये लाया था एक ट्रे या मैग्नेट टाइप कुछ था पता नहीं, और उसके ऊपर ऐसे उड़ा के दिखाए थे उसने, मतलब वो ऐसे बीच में लिटरली एयर था और वो बॉल जैसे हवा में थे और हम वहाँ से पिक कर रहे थे, मतलब ऐसे पहले जादू टाइप दिखाया उसने, फिर ये क्या, मतलब ऐसे प्रेजेंटेशन का अलग तरीका था, उसके वजह से चार्जेस इतने होते। तो ये बहुत ऐसे प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए एएस का आंसर कैसे प्रेजेंट करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा मुंबई में तुम्हें मालूम होगा ना, तो मुंबई का जो साउथ वाला एरिया है वो महंगा एरिया होता है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा सोबो, ठीक है, उसमें लैंड, खाना पीना। अच्छा साउथ बॉम्बे में तुम्हें मालूम होगा तो रिक्शास भी अलाउड नहीं होते, सुना है क्या तुमने कभी, मालूम है, सिर्फ टैक्सीज चलते हैं उधर। तो
जनरली क्या होता है, इसीलिए मुंबई का बहुत सारा पॉपुलेशन नॉर्थ में रहता है, मतलब बोरीवली, कांदिवली, विरार, वो साइड। अपने कपिल शर्मा में जोक होता है ना, नाला सापोरा, नाला कौन सा वो, नाला सोपारा, है ना, ये सब। तो नॉर्थ साइड में बहुत लोग रहते हैं, मेजोरिटी लोग, ठीक है। और होता क्या है, नॉर्थ से सब लोग ऑफिस जाने के लिए साउथ में जाते हैं रोज, क्योंकि ऑफिस सारे साउथ में, और रिटर्न आते वक्त साउथ से नॉर्थ में आते। तो अगर मैं रहने को था अंधेरी, जो मिड में आता है इधर ऐसे, ठीक है, तो अंधेरी से मुझे ऑफिस नीचे जाना था, तो इतनी भीड़ होती थी, और अब आप बहुत लोकल में, मतलब तुम ऐसे पकड़ो, अगर तुम्हारे हाथ ऐसे फंस गए, लोकल में गए तो तुम चढ़ गए, ऐसे हाथ फंस गए, तो जब तक उतरोगे तब तक हाथ वैसे ही रहेंगे तुम्हारे मतलब ऐसे था। और उतरने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती तुमको तुमको जिधर स्टेशन पे उतरना है वो मतलब उधर थोड़ा भीड़ में खड़े रह जाओ, अपने आप तुम नीचे उतर जाओगे। मतलब ऐसे वो एक्सपीरियंस होता है मुंबई का। तो ये मुंबई का जो साउथ एरिया है ना पूरा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। लोअर परेल, फिर वो मरीन ड्राइव, सी फेसिंग तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव, जहाँ पे इनका ईशा अंबानी का घर भी उधर ही है, मुकेश अंबानी का भी थोड़ा उधर ही आगे वो साइड पे, साउथ बॉम्बे एरिया में ही है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एरिया है वो, वर्ली, नरीमन पॉइंट, मरीन ड्राइव वाला, उधर अपने इसके भी ऑफिस है, इनकम टैक्स का ऑफिस भी उधर ही है। तो मेरे को काफ़ी बार जाने का मौका मिलता था इनकम टैक्स ऑफिस पे, 16th फ्लोर में था, वहाँ पे स्टेडियम भी दिखता था वहाँ से। मस्त है वो, एक अलग एक्सपीरियंस है। तो मैं वही लिख रहा था, हाउ टू प्रेजेंट आंसर। एक लास्ट चीज़ आज लिख लेते दोस्तों, लिख लेना या भूख लग गई? चलो पढ़ाई से बुक पूरी करते फिर आज हाउ टू प्रेजेंट, लास्ट चीज है, ठीक है। हाउ टू प्रेजेंट आंसर, हाउ टू प्रेजेंट आंसर ऑफ एस। ठीक है, 2 मिनट लिखना मत। देखो ये होता है क्वेश्चन पेपर, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन पेपर है, एक आदत अभी से लगा लो, अब तक नहीं होगी तो क्या। ये क्वेश्चन पेपर है, कोई भी क्वेश्चन लिखते हो तो कैसे लिखना है, जो ऊपर ये जगह है यहाँ पे क्वेश्चन का बॉक्स होता है, ठीक है, पर उधर मत लिखो। क्वेश्चन कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखो, और डायरेक्ट ऐसे लिखो किसका आंसर है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन 1B का आंसर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन 1B, इसको अंडरलाइन करो और इसका आंसर नीचे लिखना। क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल इधर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन 2, इसको अंडरलाइन करो, नीचे आंसर लिखो। उसका रीज़न क्या है, सबसे पहले दिखने को बहुत अच्छा दिखता है और एग्जामिनर को ईजी हो जाता है। एग्जामिनर क्योंकि तुम्हारे ऑर्डर में मैं भी चेक ना कर रहा हूँ, उसको अगर कोई क्वेश्चन ढूंढना है तो वो कोने में ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, इजीली नहीं मिलता। अगर वो पलटे ना तो बहुत इजीली दिख जाएगा, अगर सेंटर में लिखा होगा तो प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा दिखता है इससे, ठीक है। एक बीच में लिखने की आदत लगाना सबसे पहले, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये कोई भी पेपर में, ठीक है, सिर्फ अकाउंट्स के पेपर का नहीं बोल रहा हूँ मैं, 6 के 6 पेपर में ये आदत लगा लो बीच में लिखने की, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा दिखता है उससे, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक मिसकंसेप्शन होता है जो मैं क्लियर कर देता हूँ, प्रेजेंटेशन को मार्क्स नहीं होते हैं इसमें, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, किसी में भी नहीं, ठीक है। सीए इंस्टीट्यूट को उससे लेना देना नहीं है। प्रेजेंटेशन अच्छा, मतलब बहुत खराब प्रेजेंटेशन चलेगा क्या, नहीं, मतलब डिसेंट प्रेजेंटेशन होना इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन 12th में करते थे ना, वो मार्जिन ड्रॉ करो, टेबल ड्रॉ करो, उन सबको उधर मार्क्स थे, इधर नहीं है। तुम मानोगे, मतलब तुम अगर मैं तुमको बोलूँगा तो कुछ कुछ लोगों को बिलीव नहीं होगा, मैंने इंटर से लेकर फाइनल एक भी पेपर में लाइंस ड्रॉ नहीं किए, इनफैक्ट लेजर के भी लाइंस नहीं ड्रॉ किए, जर्नल के भी लाइंस नहीं ड्रॉ किए, एक भी लाइंस ड्रॉ नहीं किए, क्योंकि लाइंस को मार्क्स है ही नहीं। ये मिसकंसेप्शन होता है कि फॉर्मेट, प्रेजेंटेशन ये परफेक्ट होना चाहिए, फॉर्मेट परफेक्ट होना चाहिए पर लाइंस की इंपॉर्टेंस, मतलब लाइंस को मार्क्स नहीं है, ठीक है। लेजर के लाइंस उसको इंपॉर्टेंट, उसको मार्क्स नहीं है, उसके अंदर क्या लिखते हो उसको मार्क्स है। तो ये एक मिसकंसेप्शन होता है, क्योंकि पेपर कंप्लीट होना जरूरी है ना, तो डेकोरेशन पे फोकस मत करना, ठीक है। ये बोलना उसका मोटिव था, डेकोरेशन से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि तुम कंप्लीट क्या करते हो, अंदर क्या लिखते हो, कंसेप्ट क्या लिखते हो, ठीक है। मैंने एक भी पेपर में लाइंस ड्रॉ नहीं किए, ठीक है, क्योंकि मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा आ जाता था, मेरे को आदत थी, वैसे मैं 11 से आलसी था ना, तो वो लाइंस ड्रॉ करने की आदत ही नहीं थी, मैं वैसे ही करता, तब से आदत थी, तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा आता था।
लेकिन बहुत लोगों का इशू क्या है, अगर लाइंस ड्रॉ नहीं करेंगे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है, तुमको तो लाइंस ड्रॉ करना ही चाहिए, नहीं तो एग्जामिनर बहुत गुस्सा हो जाएगा तुम्हारा पेपर देख के। ठीक है, तो लाइंस ड्रॉ करो जिसका टेढ़ा मेढ़ा होता है, और जिसका होता है सेम प्रेजेंटेशन बराबर, उसको नहीं किया तो भी चल जाएगा। ओके यस, तो हाउ टू प्रेजेंट आंसर में देखो, अगर कोई मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है, दिस, तो इसका आंसर अगर मैं लिख रहा हूँ तो पहले अपने को दोस्तों यहाँ पे लिखना होता है प्रोविजन। ठीक है, अभी हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, इसके ब्रैकेट में लिख देना नो नीड टू गिव हेडिंग, नो नीड टू गिव हेडिंग, पर लिखना पहले प्रोविजन है। ठीक है, पहले प्रोविजन लिखेंगे। अभी प्रोविजन कैसे लिखना होता है, प्रोविजन मतलब क्या, क्वेश्चन दिया जाएगा केस स्टडी बेस्ड, और इस पे कौन सा वाला एस अप्लाई कर रहे हो वो मालूम होना चाहिए, वो बताना पड़ेगा कौन से एस का कौन सा प्रोविजन अप्लाई करो। प्रोविजन मतलब क्या, एस ने क्या बोला है, ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखना होता है एज पर एस नंबर दिस। ठीक है, एज पर एस नंबर दिस, एस का नाम ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में, यहाँ पे पूरा प्रोविजन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पूरा प्रोविजन लिखा जाएगा, ये लगभग ऐसे 4-5 लाइन। फिर उसके बाद लिखेंगे एनालिसिस, उसके बाद लिखेंगे एनालिसिस। देखो ये हेडिंग्स देनी नहीं होती है, बस एक पैरा छोड़ने के, लाइन छोड़ने के लिए वो समझ में आएगा। एनालिसिस मतलब अप्लाई प्रोविजंस इन करंट केस, अप्लाई प्रोविजन इन करंट केस। ठीक है, जो अपना केस दिया क्वेश्चन में, उस केस में अप्लाई करके बताओ, उस केस में अप्लाई करके बोलो कि क्या एनालिसिस है तुम्हारा। और लास्ट में कंक्लूजन, ये 1 लाइनर्स कंक्लूजन देने, फाइनल आंसर जो है अपना वो यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, ऐसा अपना एएस का आंसर रहेगा। 3 पैरास में जनरली आना चाहिए, इसमें से पहला पैरा ज़्यादा बड़ा आता है, दूसरा भी थोड़ा बड़ा, और लास्ट तो बस 1 लाइनर। ठीक है, ऐसा अपना आंसर रहेगा दोस्तों। लिख लिया? ओके चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं। कल एक ए शुरू करने वाले हैं, ठीक है, ए शुरू करने वाले सॉल्विंग, तुम्हें मैं शीट्स भी दे दूंगा कल क्वेश्चंस के, तो मज़ा आएगा कल से, तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा और इंटरेक्टिव रहना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आंसर देते रहो, देखो सही गलत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी है, अगर अपन सोचते हैं दिमाग लगाते तो ब्रेन इंप्रूव होता है, थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ती है। तो जब सोचोगे आंसर दोगे तब जाके ब्रेन की कैपेसिटी इंप्रूव होगी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेक्टिव रहो, बोलते रहो। ओके, सी यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।